Hello dear students, now I am with my another video. It is of class 10th life processes. As already I have given my lots of parts of it. Now it is the next one part of respiration. In this part we will study about the process of respiration. Okay? As it is a part 6, so here mechanism of respiration I am going to tell you with its process. आई होप कि आपने जो पहले मैंने आपको ऑर्गन्स बताए थे वो आपने सबने याद किए होंगे. ठीक है, तो आपने याद नहीं किए हैं तो अभी पहले पार्ट 5 देखिए, उसके बाद आप इस पार्ट 6 को देखना शुरू करेंगे. ठीक. In my previous video I told you about the respiratory organ. Now I am going to start the process of respiration. Now let's see the process of respiration. अब respiration हमारी बॉडी में कैसे काम करता है. मैंने आपको भी बताया कि आपको ये नेम्स सीक्वेंस में याद रखना है, तो प्रोसेस भी उसी के अकॉर्डिंग होगा. जैसे एयर एंटर थ्रू द नॉस्ट्रिल्स, जो आपके नॉस्ट्रिल्स हैं वो एयर को अंदर ले जाने का काम करेंगे. अब जो नॉस्ट्रिल्स है, नेजल कैविटी है, वहां पर आपने महसूस किया होगा कि हेयर भी होता है और म्यूकस भी होता है. ठीक, तो द हेयर्स एंड म्यूकस ट्रैप्स द डस्ट पार्टिकल. अब आपको क्या याद रखना है कि वो होता क्यों है, हेयर्स होते क्यों है, क्योंकि जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक कभी भी नहीं पहुंच सकते. दैट इज द प्रोटेक्शन फ्रॉम द साइड ऑफ नेचर. ठीक है, तो हेयर्स और म्यूकस क्या करते हैं, दे आर ट्रैपिंग द डस्ट पार्टिकल्स. It then passes through the pharynx. फिर इसके बाद आपने थर्ड नंबर पे पढ़ा था pharynx, then larynx, then trachea, then bronchi and enters the lungs. ठीक है, तो यदि आप इनको सीक्वेंस में याद रखते हैं तो आप बहुत आसानी से इन नेम्स को लिखते चले जाएंगे and then you will get the process of respiration. Now, what is the trachea? As the trachea has rings of cartilage which prevents it from collapsing when there is no air in the trachea. अब यहाँ पर जो ट्रैकिया है वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर में क्यों होता है, क्योंकि कोई भी आप कॉमन पाइप देखेंगे यदि उसमें वाटर नहीं जा रहा है या एयर नहीं पास हो रही है तो उनकी जो दोनों वॉल्स हैं वो एक दूसरे के साथ में चिपक जाती है. ठीक है ना, कोलैप्स कर जाती हैं. इसलिए नेचर ने हमें ट्रैकिया जो है वो सॉफ्ट बोन का बना के दिया है, जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं, और रिंग लाइक फॉर्मेशन में दिया है कि कभी किसी मोमेंट यदि नेक में, हमारे गले में एयर नहीं है उस समय भी ये ट्रैकिया कोलैप्स नहीं करेगा. ठीक है, तभी हमें जब कफ हो जाता है तो हमें खांसी आना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये बहुत नैरो पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है. इसको हम विंड पाइप भी बोलते हैं. इसमें जैसे ही कफ जमना शुरू होता है तो हमारी मुंह से आवाज आने लगती है. ठीक है, तो अब हमें क्या करना है. नाउअडेज अगेन मैं फिर कोरोना के बारे में याद दिला रही हूँ कि सबसे पहले ही आपकी ट्रैकिया को ही बंद करता है. ट्रैकिया में ही ड्राईनेस इंक्रीज कर देता है. तो जस्ट इफ यू विल हैव अ हॉट वाटर देन इजीली यू कैन क्लीन द ट्रैकिया. तो आपका यदि ट्रैकिया है और वो क्लीन हो जाएगा तो देन इट विल नॉट बी the cause of the any kind of disease. ठीक है, तो अभी आपको ये 4 याद करने हैं. फर्स्ट इज द nostril, second is the pharynx, then larynx, trachea, bronchi and the lungs. Okay, now let's complete the process of respiration. As after the trachea, air will reach to the bronchi, which divides into smaller tubes called bronchioles, which ends in tiny air sacs called alveoli. ठीक है, अब यहाँ से जो भी एयर है वो ट्रैकिया से होते हुए ब्रोंकाई तक जाएगी, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल्स तक जाएगी. अब यहाँ पर एक नाम और आपको याद रखना है, क्योंकि ये ब्रोंकियोल्स का ही पार्ट होता है. यहाँ पर कुछ एयर सैकस जुड़े रहते हैं, ये कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं, इनको हम बोलते हैं एल्वेलाई. तो रेस्पिरेशन की जो माइन्यूट यूनिट होती है वो एल्वेलाई ही होती है. बेसिकली जो भी एयर हमारी बॉडी में एंटर करती है वो एल्वेलाई में ही जाकर एब्जॉर्ब होती है. जब हम सिंपल इनहेलिंग और एक्सहेलिंग करते हैं, यानी सिंपल हम ब्रीथिंग कर रहे हैं, वो एयर एल्वेलाइज को ओपन करने के लिए सफिशिएंट नहीं होती है. इसीलिए हमें बार बार कहा जाता है कि जस्ट यू शुड गो फॉर द एक्सरसाइज, यू शुड गो फॉर द मॉर्निंग वॉक.
क्योंकि जब सफिशिएंट एयर बाहर से मिलेगी और जब हम उसको डीप ब्रीथ करेंगे देन ओनली इट कैन बी एबल टू ओपन द एल्वेलाइज, तभी आपके एल्वेलाइज हवा से भर पाते हैं। ठीक है, सो द एल्वेलाई सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। अब एल्वेलाई ही वो जगह है जहां से हमारी ब्लड वेसल्स जुड़ी हुई हैं, तो यानी कि यदि एल्वेलाई तक हवा नहीं पहुंचेगी तो दैट मीन्स वो ब्लड में भी नहीं घुलेगी। ठीक है, अच्छा ब्लड आपकी बॉडी में सर्कुलेट नहीं करेगा। सो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट यू हैव टू स्टार्ट द प्राणायाम, अनुलोम विलोम, मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज एटसेट्रा। Okay, just don't forget to do it. So what is the role of alveoli? As the alveoli helps to increase the surface area for the exchange of gases. So alveoli is that part which is responsible to exchange whole air of your body. So if you will deep breathe only, then only you can able to open the alveoli of both the lungs. Okay, now see the structure of respiratory system. So from here you can draw the diagram, you can learn all the organs of the respiratory tract and you can learn well the respiratory system. This is the structure of alveoli. तो यहाँ पर आप alveoli clearly आप draw कर सकते हो। ये ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स थोड़ा अनइक्वल भी आप बना देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि जो बायो के डायग्राम्स होते हैं वो पोर्ट्रेट नहीं होते हैं, वो सही डायग्राम्स होने चाहिए एंड इट मस्ट बी वेल लेबल्ड। क्लियर? नाउ लेट्स सी द फंक्शनिंग ऑफ द लंग्स बाय अटैकिंग ऑफ द COVID-19 ऑन ह्यूमन लंग्स। Now let's see the mechanism of breathing. As I told you earlier, breathing is inhaling and exhaling of the air. So how can we give the term to these processes? As when we breathe in air, the muscles of the diaphragm contracts and moves downwards and the chest cavity expands and air enters into the lungs. As you can see here, कि जब हम सांस लेते हैं, अंदर लेते हैं, तो जो चेस्ट कैविटी है ये एक्सपेंड कर जाती है। ठीक है, ये फूल जाती है और जो इसके नीचे डायफ्राम है जो लंग्स को सपोर्ट कर रहा है, एट दैट टाइम इट विल कॉन्ट्रैक्ट। तो आपसे यहाँ हमेशा पूछा जाता है कि किस कंडीशन में डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा और किस कंडीशन में डायफ्राम अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम सांस लेते हैं यानी जब हम ज्यादा हवा अपने लंग्स के अंदर भरते हैं, तब चेस्ट कैविटी तो एक्सपेंड कर जाएगी और डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। ठीक है, सो दैट इज द कंडीशन ऑफ द इनहेलिंग। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है? व्हेन वी ब्रीथ आउट एयर, द मसल्स ऑफ द डायफ्राम रिलैक्सेस एंड मूव्स अपवर्ड एंड द चेस्ट कैविटी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एयर गोज आउट ऑफ द लंग्स। अब जब हम सांस बाहर फेंकते हैं, देखो यहाँ पर जब हम सांस बाहर फेंकते हैं तो नॉर्मल सी बात है, जो लंग्स हैं वो अब लंग्स कैविटी क्या होगी, वो श्रिंक हो जाएगी, रिलैक्स कंडीशन में आ जाएगी। ठीक है, सो अब इस कंडीशन में
डायफ्राम का क्या होगा, डायफ्राम विल कम इन द रिलैक्स कंडीशन, यानी डायफ्राम अपनी नॉर्मल कंडीशन में वापस आ जाएगा. सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ द ब्रीथिंग आउट. और इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सहेलेशन बोलेंगे, एक्सपायरेशन बोलेंगे. ठीक है. नाउ लेट्स सी द डेफिनेशंस ऑफ देम. See this diagram as if we keep two apparatus like that, so we can see the change in the shape of the balloons. यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो बैलून है उनमें ज्यादा हवा नहीं भरी हुई है, तो ये कौन सी कंडीशन होगी, दैट विल बी द ब्रीथिंग आउट कंडीशन. जब आप एक्सहेल कर रहे हो तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सपायरेशन. ठीक है. यहाँ पर आप बैलून्स की कंडीशन देख सकते हो, ये दे आर फुल विद द एयर, सो दैट इज द इनहेलिंग कंडीशन, यानी जब एयर बॉडी के अंदर फिल हो रही है, सो दैट कंडीशन इज नोन एज इंस्पायरेशन. नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ इंस्पायरेशन. As inspiration occurs when intrapulmonary pressure falls below atmospheric pressure and air moves into the lungs. तो जब हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, वो हमें कौन बताएगा, हमारी बॉडी में पल्मोनरी वेन्स और आर्टरीज होती हैं. सो इफ द प्रेशर ऑफ इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज फॉलिंग डाउन, ठीक है, सो दैट टाइम आवर लंग्स विल टेल अस अबाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ एयर. उस समय एयर हमारी बॉडी में एंटर करना शुरू होती है. सो दैट प्रोसेस इज नोन एज इंस्पायरेशन एंड अनदर टर्म इज इनहेलिंग. ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज एक्सपायरेशन. एक्सपायरेशन मीन्स एक्सहेलिंग. ओके. सो व्हाट will happen at the time of expiration? Expiration occurs when intrapulmonary pressure is increased above atmospheric pressure. फिर जो पल्मोनरी प्रेशर है, पल्मोनरी आर्टरीज और वेन्स हैं, वो हमारी बॉडी को अलर्ट कर रही हैं कि अब आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा हो गया है. ठीक है. सो नाउ यू हैव टू एक्सहेल द कार्बन डाइऑक्साइड. सो व्हाट हैपेंड इन बोथ द कंडीशंस? After the diaphragm contracts, it relaxes, thus decreasing thoracic volume and increasing intrapulmonary pressure. अब इसके साथ साथ क्या होगा, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा यदि हम इनहेल कर रहे हैं. इट विल रिलैक्स इफ वी आर एक्सहेलिंग. ठीक. और इसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा और प्रेशर डिक्रीज होगा. तो अब आपको ये दोनों ही चीजें याद रखनी है थ्रू द एक्सपायरेशन. देखो इस डायग्राम में आप इस बॉटल के अंदर जो आप एक्सपेरिमेंट देख पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड एक्सपायरेशन. अब इस डायग्राम को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि यहाँ पर जब लंग्स में एयर नहीं है तब क्या कंडीशन है, वॉल्यूम डिक्रीजेस. तो यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है, दैट वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग और प्रेशर इंक्रीजेस, यानी बॉडी के अंदर जब प्रेशर बढ़ जाएगा तब वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है. दैट इज कॉल्ड एक्सपायरेशन. नेक्स्ट इज इंस्पायरेशन. सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि व्हेन वॉल्यूम इंक्रीजेस, लंग्स में हवा पूरी तरह से भरी हुई है तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, सो दैट मीन्स प्रेशर इज डिक्रीजेस. प्रेशर इज डिक्रीजिंग इन आवर बॉडी. सो दिस वाज अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग इन आवर बॉडी. सो बच्चों, इट वाज द कंप्लीशन ऑफ द टॉपिक रेस्पिरेशन. अब आपको क्या करना है, आपको इनको अच्छे से लिखना है, डायग्राम ड्रॉ करने हैं और लर्न करना है, बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट द क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड देन एमसीक्यूज, असाइनमेंट्स, फिल इन द ब्लैंक्स. ओके. सो बी रेडी with the complete learning work also, and wait for my next videos. And if you have any kind of problem, you can ask your queries in the comment box. Okay.